बात कर रहे हैं इस समय प्रकृति में मूल बल के संदर्भ में। प्रकृति में मूल बल की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात किया जाए तो गुरुत्वीय बल जो होता है ये आकर्षण बल है। कैसा बल है? आकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच हमेशा आकर्षणात्मक बल पाया जाता है। आकर्षणात्मक बल पाए जाने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि इनके बीच क्या होता है, इनमें द्रव्यमान पाया जाता है। वस्तुओं में क्या पाया जाता है? द्रव्यमान पाया जाता है। और द्रव्यमान हमेशा अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, ये डिसअट्रैक्ट नहीं करते हैं, हमेशा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं या कर लेते हैं। विद्यार्थियों, प्रकृति में गुरुत्वीय बल जो है आकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। और ये सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी पे, ब्रह्मांड में कहीं भी दो पिंडों के बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षणात्मक बल कार्य करेगा। ठीक है। और क्या दिया है आपके न्यूटन जी ने, अपना सिद्धांत क्या दिया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि दो वस्तुओं के बीच, क्या बताया? दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बताया? कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। अब इस आधार पर अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो बोले हैं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, मान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके? द्रव्यमानों के गुणनफल के। द्रव्यमान कितना है? m1 गुणे m2 है, समीकरण 1। और फिर क्या? बीच की दूरी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बीच की दूरी कितना है? r²। जो बल होता है बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 2 बना लेते हैं। और इन्हीं दोनों समीकरणों को हम लोग क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। हल करने का मतलब क्या है? समीकरण 1 और 2 को संयुक्त कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जब संयुक्त करेंगे विद्यार्थियों, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि आ जाता है, ये तो F लिखा है, संयुक्त कर रहे हैं। संयुक्त करने पर क्या होगा? m1 m2 ऊपर रहेगा और r² आया अपान में। और यहाँ से क्या होगा कि जो ये जब साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा? g। और ये m1 m2 लिखा रहेगा, अपान में क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। और यही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो न्यूटन जी ने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सदैव द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यहाँ समीकरण 1 आया। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ समीकरण 2 आया। कंबाइनिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करने पर, जब संयुक्त करेंगे तो ये निष्कर्ष आया। उसके बाद जब ये साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आया g, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी कौन सी बात? गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। ठीक है, आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति जो है, तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला क्षीण बल है, वीक फोर्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर आपसे बात करें हम, तो एक बल और होता है जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। कैसा बल होता है? विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन इसके पहले एक बार और फिर से हम गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं। विद्यार्थियों, हमने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कि आप क्या करिए, दो द्रव्यमान ले लीजिए, दो पिंड ले लीजिए। ठीक है, एक का द्रव्यमान m1 मानिए और इधर एक का द्रव्यमान क्या मान लीजिए? इधर कहीं m2 मान लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ से क्या होगा कि जो इनके बीच में जो बल पाया जाएगा, बल क्या होगा, वो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ से समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, सॉरी समीकरण 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा बराबर Gm1m2/r²। विद्यार्थियों यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई हो तो अब चर्चा करने चल रहे हैं हम आपसे विद्युत चुंबकीय बल के संदर्भ में कि आखिर विद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं। एकदम इसी के जैसा आएगा वो भी। अगर विद्युत चुंबकीय बल की बात किया जाए, देखिए हेडिंग विद्युत चुंबकीय बल। मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, पॉइंट ये ले लिया Q1 है और यहाँ पर ये क्या है आपका Q2 है और डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक की R है। तो यही बात फिर कहा गया, इनके बीच जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वो आवेशों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। फिर वही बात आ गई, तो फिर हम इसको कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा R²। या हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, F इक्वल, यहाँ से ये हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, इसको K कहते हैं, तो Q1 Q2 अपान R²। अब देखिए एक बल हमने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल आप देख लीजिए, यहीं लिख लीजिए कहीं, जैसे ये देखिए F बराबर Gm1m2 अपान R², ये और उसी के बगल में एक फार्मूला आया। अब देखिए जब विद्युत चुंबकीय बल पढ़ रहे हैं तो F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। ये देखिए दोनों एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, बिल्कुल दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं विद्यार्थियों यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, हम बोलेंगे कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। जहाँ के क्या है, एक नियतांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। आप लोग क्या देख रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षणात्मक होता है। अब थोड़ा सा कंपेयर करा रहे हैं विद्युत चुंबकीय बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में। हम क्या कह रहे हैं आपसे कि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े थे। तो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल में अंतर क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल विद्यार्थियों सदैव आकर्षणात्मक होता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल आकर्षणात्मक अथवा प्रतिकर्षणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। इसकी यही प्रकृति होती है। आप याद रखिए कि जब आवेश गतिमान होता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब अन्य आवेश इस क्षेत्र के भीतर गतिमान होते हैं तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है। इस तरीके से इसको समझना रहता है। विद्यार्थियों आप लोग याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय बल का फार्मूला आप देख रहे हैं ये वाला है, और गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला ये है, आप कहीं लिख लीजिएगा। ऐसे ही जैसे डेरिवेट कराएं ऐसे इसको डेरिवेशन किया जाता है, ठीक है। और कंपेयर करने पर तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षणात्मक बल होता है, परंतु विद्युत चुंबकीय बल जो है आकर्षणात्मक अथवा प्रतिकर्षणात्मक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको बताया कि क्या होता है बल, मूल बल के बारे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही और भी बल हैं, जैसे नाभिकीय बल होते हैं। क्या होते हैं, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल के बारे में अगर बात किया जाए तो नाभिकीय बल जो होता है ये काफ़ी प्रबल होते हैं। वैसे नाभिकीय बल के संदर्भ में जब पढ़ा जाता है दो तरीके के बल पाए जाते हैं, एक प्रबल नाभिकीय बल पढ़ा जाता है, एक जो है क्षीण नाभिकीय बल पढ़ा जाता है, ठीक है ना। प्रबल वाला प्रबल होगा और क्षीण वाला कैसा होगा, कमज़ोर होगा। इस तरीके से इसको क्या करना रहता है, पढ़ना रहता है विद्यार्थियों। इसमें अब कोई खास महत्वपूर्ण हेडिंग नहीं बची हुई है, चैप्टर लगभग समाप्ति के कगार पर है, लेकिन कुछ चीज़ें और थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण है उसको जान लेते हैं। जैसे आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। विद्यार्थियों देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्या है, केवल ऐसे समझना रहेगा। विद्यार्थियों ऊर्जा क्या है, ऊर्जा संरक्षण क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में अगर बात किया जाए तो
ऊर्जा संरक्षण उसे कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यानी इसका सिर्फ क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है, परंतु इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता कि जादू लाओ और हिम क्लीम करो और तुरंत क्या हो जाए, ऊर्जा उत्पन्न हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। ये ऊर्जा हर चीज़ों में निहित है। इसी ऊर्जा को एक पदार्थ से उत्पन्न करके दूसरे पदार्थ में क्या करते हैं, इसको रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, यानी परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये महत्वपूर्ण बातें जो थी वो हमने आपको बताया। इसी तरीके से एक और पढ़ना रहता आपको, आवेश संरक्षण। क्या होता है, आवेश संरक्षण के बारे में। आवेश संरक्षण भी ऐसा ही होता है। क्या, जैसे अभी आपको बताया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, यानी कि कुल आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, इस तरीके से जो भी ज़रूरी था वो सब हमने आपको पढ़ा दिया है। अब आप लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करना है, इतना आप लोग करते रहिए लगातार और हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, लगातार कमेंट्स करते रहिए, अच्छे कमेंट्स करिए, और जो टॉपिक नहीं समझ में आती वो हमसे पूछते रहिए, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। ठीक, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो पढ़ाई में, नोट्स वगैरह को लेकर के, तो वो भी आप बताएं, उसको भी हम आपको PDF के फॉर्म में या फिर नोट्स आपको दे देंगे, आप उसको फ़ोटो स्टेट कराएँ। ठीक है विद्यार्थियों, आज इतना ही रहने देते हैं और फिर अगले टर्न पर आपसे फिर से मिलते हैं और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।